हेलो मित्रों, इस श्रृंखला में हम लोग अष्टक वर्ग प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम लोग अष्टक वर्ग के निर्माण की विधि, उसके सूत्र, उसके सिद्धांत और फलित ज्योतिष में जो उसका उपयोग किया जाता है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो मेरा पहला वीडियो है अष्टक वर्ग पर, इसमें हम लोग अष्टक वर्ग के बहुत ही बेसिक रूल्स और सूर्य का अष्टक वर्ग हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक अच्छे सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं? आप एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं जिसकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो बहुत हद तक एक्यूरेट हों? तो यदि आपका जवाब हाँ है तो ये मानकर चलिए कि आपको अष्टक वर्ग का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यदि किसी ज्योतिषी को, यदि किसी एस्ट्रोलॉजर को अष्टक वर्ग का ज्ञान नहीं है तो मुझे लगता है कि उसका जो फलित है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है, अष्टक वर्ग बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो क्लाइंट आपसे पूछता है, जिसका जवाब देते हुए यदि अष्टक वर्ग का उपयोग किया जाए तो हम लोग एक्यूरेट प्रेडिक्शन की ओर ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, अब बात यह कि अष्टक वर्ग से हम लोग क्या देख सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही बड़ी सीरीज है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसका आकलन या जिसका फलित हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अपना स्वास्थ्य या अपनी मृत्यु का समय इसका आकलन करना है तो भी आप अष्टक वर्ग का उपयोग कर सकते हैं, या अष्टक वर्ग की सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, अपने मृत्यु के समय के बारे में उसकी गणना कर सकता है। इसी प्रकार माता पिता का स्वास्थ्य, उनकी बीमारियां या उनके मृत्यु का समय, अगर इसका भी आकलन करना है तो भी हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपने भाई बहनों की संख्या, इसका भी आकलन कर सकते हैं। भाई की संपन्नता, कि भाई मतलब जीवन में कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितना धन दौलत कमाएगा, इन सब का आकलन भी हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी के अंदर क्या दिक्कतें आएंगी, इसका अगर आकलन करना है तो भी हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को मानसिक दिक्कतें हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इसका आकलन करना है तो भी हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग कर सकते हैं। जो क्लाइंट है, जो जातक है, जिसकी कुंडली का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, उसके संतान के जन्म का क्या समय हो सकता है या उसके कितनी संतान होंगी, इन सब का आकलन भी हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के विवाह का समय, इसका भी आकलन किया जा सकता है। वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना संपन्न होगा, इसका आकलन भी हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये बहुत छोटी लिस्ट है, सब कुछ लिखना संभव नहीं था, इसलिए केवल कुछ मेन बातों को मैंने यहाँ पर बताया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हम लोग अष्टक वर्ग की सहायता से बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी, अब आप खुद सोचिए कि इतने क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल रहे हैं किसकी सहायता से? अष्टक वर्ग की सहायता से। ठीक है, तो क्या ये फलित के लिए
आवश्यक नहीं है, निश्चित रूप से ये फलित के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है तो उसे अष्टक वर्ग का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब अष्टक वर्ग से हम लोग देखते क्या है, हमारा लग्न और सातों ग्रह। हम लोग इसके अंदर राहु केतु की गणना नहीं करते हैं, तो केवल लग्न और सातों ग्रह, ये कितने शुभ हैं कितने अशुभ हैं, इसको ज्ञात करने के लिए अष्टक वर्ग का उपयोग किया जाता है। आपके सातों ग्रह और आपका जो लग्न है, इनकी शुभता और इनकी अशुभता को ज्ञात करने के लिए हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग करते हैं। अष्टक वर्ग का उपयोग करके बहुत ही आसानी के साथ कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये ज्ञात कर सकता है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट, एक पर्टिकुलर ग्रह व्यक्ति को शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा और कब देगा। ठीक है। अष्टक वर्ग का निर्माण करने के लिए रेखाओं और बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात याद रख लिए, ये केवल सिंबल है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, ये तो यहाँ पर जो किसी ग्रह के शुभ बिंदु होते हैं, इसके लिए खड़ी रेखा का उपयोग किया जाता है और अशुभ बिंदुओं के लिए डॉट मतलब बिंदु का उपयोग किया जाता है। लेकिन साउथ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर उल्टा है, वहाँ शुभ बिंदु के लिए डॉट और शुभ बिंदुओं के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं और अशुभ बिंदु के लिए रेखा, खड़ी रेखा। लेकिन ये कोई मतलब बहस का विषय नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है। जब मैं आगे अष्टक वर्ग बनाऊंगा तो शुभ बिंदुओं के लिए मैं 1 लिखूंगा और अशुभ बिंदुओं के लिए मैं 0 लिखूंगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक सिंबल है, आप अपनी मर्जी से किसी भी सिंबल का उपयोग कर सकते हैं। अष्टक वर्ग का जो निर्माण करना है वो एक गणितीय प्रक्रिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि आजकल सॉफ्टवेयर का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग गणित पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ये अपने आप में एक गलत परंपरा है जो हम लोगों ने चलाई है। वो बात सही है कि आप अष्टक वर्ग को सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाएं, लेकिन फिर भी आपको उसके निर्माण की प्रक्रिया का तरीका पता होना चाहिए। आपको कम से कम ये तो पता हो ये अष्टक वर्ग बनता कैसे है। ठीक है, आप बनाएंगे नहीं, आप सॉफ्टवेयर से बनाएंगे और वो आपको डायरेक्ट अष्टक वर्ग बनाकर दे देगा। ठीक है, अच्छी बात है, समय बचता है, कैलकुलेशन बचती है आपकी, लेकिन आपको यही ना पता हो कि अष्टक वर्ग बनता कैसे है, ठीक है, तो वो अपने आप में गलत है। तो गणितीय प्रक्रिया है, आप कुछ अष्टक वर्ग का निर्माण जरूर करें। मैं भी आप लोगों को ज़्यादा अष्टक वर्ग नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि सॉफ्टवेयर डायरेक्ट अष्टक वर्ग बना देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ अष्टक वर्ग का निर्माण जरूर करेंगे ताकि आपको अष्टक वर्ग के निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः समझ में आए। ठीक है, आपको उसके पीछे का गणित समझ में आए। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आपके वही ऑब्वियस सी बात है, सातों ग्रह और लग्न के बलाबल का एनालाइज या उसका आकलन करने के लिए। ठीक, यदि आप किसी भी जन्म कुंडली को चेक कर रहे हैं तो अष्टक वर्ग का उपयोग जरूर करें, आपका जो फलित होगा उसके अंदर एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, एक छोटा सा बेसिक रूल लेकर चलते हैं। अष्टक वर्ग से अगर आप फलित करना चाहते हैं तो आपको रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या मतलब निकल कर आता है, देखिए भी मैं बताता हूं। कहता है कि कितनी रेखाओं से कैसा फल प्राप्त होगा उसे निम्न सारणी में दिखाया है। तो देखिए जरा सारणी में, इस सारणी में आप देखिए, अगर रेखाओं की संख्या 1 है तो कष्टपूर्ण स्थिति, 2 है तो धन की हानि, 3 है तो तनाव और मानसिक क्लेश, 4 ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, 5 सुख प्राप्त होता है, 6 धन का लाभ,
7 संपत्ति का लाभ और 8 प्रत्येक प्रकार के सुख। तो देखिए ये जो आकलन है इसे आपने रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत बेसिक आइडिया है। अब आपने ये देखा होगा यहाँ पर ये जो 4th नंबर का पॉइंट है इसमें लिखा है ना सुख ना अशुभ, ठीक है। इससे ऊपर जितने भी पॉइंट है 1 2 3 वो सारे के सारे नेगेटिव हैं और उसके नीचे के जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। इसका मतलब है अगर किसी ग्रह को किसी राशि में 4 पॉइंट या 4 रेखाएं प्राप्त होती हैं तो वो ग्रह जब उस राशि में गोचर करेगा तो ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा और ना ही बहुत बुरा रिजल्ट आपको देगा, उसका रिजल्ट न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही ग्रह किसी ऐसी राशि में गोचर करे जिसके अंदर उसे केवल 2 रेखाएं प्राप्त हुई हैं तो निश्चित रूप से वो आपको हानि पहुंचाएगा, ओके। और अगर वही ग्रह किसी ऐसी राशि में गोचर करे जिसके अंदर उसे 5 या 6 या 7 रेखाएं प्राप्त हुई हैं या 8 रेखाएं प्राप्त हुई हैं तो उसका जो फल होगा आपके लिए वो अच्छा होगा, ठीक। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि जब भी आप फलित करते हैं तो गोचर का भी उपयोग करते हैं निश्चित रूप से। अगर आप गोचर का उपयोग नहीं करते हैं तो वास्तव में आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन सा इवेंट या कौन सा समय आपका अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में पूरा का पूरा समय कभी अच्छा नहीं होता। गोचर से ही ये निर्धारित होता है कि कौन सा समय अच्छा होगा और कौन सा समय खराब होगा। तो अब वो कैसे आकलन करेंगे, तो वो आप अष्टक वर्ग की सहायता से रेखाओं की संख्या चेक करके, जैसे मान लीजिए तुला राशि में सूर्य को 7 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी गोचरवश सूर्य, आमतौर पर जो सूर्य होता है वो अक्टूबर के महीने में तुला राशि में होता है, तो जब भी गोचर में सूर्य तुला राशि में आएगा तो जातक को अच्छा फल देगा, ठीक है। अब अच्छा फल कितना होगा, किस तरीके का होगा, ये लग्न और बाकी सबको देख के चेक होगा, लेकिन हाँ ये निश्चित हो जाएगा, मतलब एस्ट्रोलॉजर ये चेक करके इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ इस टाइम पर सूर्य इस जातक को बुरा रिजल्ट नहीं देगा, अगर देगा तो अच्छा देगा और इतना अच्छा दे सकता है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसे मिल जाएगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने एक सर्वाष्टक सारणी बना रखी है, ये कंप्यूटर से बना रखी है मैंने, इसमें कोई मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है। और ये जो टेबल मैंने पीछे दिखाई थी उस टेबल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सूर्य को, अगर आप इस सर्वाष्टक वर्ग में देखें, सूर्य को मकर राशि में 6 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल में देखूं तो 6 के सामने लिखा है धन का लाभ। अब मैं एक कंक्लूजन पर पहुंच सकता हूं कि जो सूर्य है जब वो मकर राशि में गोचर करेगा तो जातक को धन से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। और अब मैं यहाँ देखता हूँ कि जो सूर्य है उसे कन्या राशि में कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, तो वहाँ केवल 2 रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। अब 2 रेखाओं का मतलब है धन की हानि, ठीक है। टेबल में आप देख सकते हैं 2 के सामने लिखा है धन की हानि। तो अब मैं ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करेगा तो जातक को धन से संबंधित हानि होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग करके एक बेसिक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन पर बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये अष्टक वर्ग का उपयोग मैंने आपको समझाया। हालांकि ये बहुत बेसिक है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन एक बेसिक आइडिया देना जरूरी है, वरना लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम लोग अष्टक वर्ग का उपयोग करेंगे ही क्यों सीखें हम लोग इसे। तो ये मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि गोचर को अगर आप चेक कर रहे हैं
किसी भी व्यक्ति, वैसे भी आप लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि गोचर को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी जन्म कुंडली को चेक करें तो गोचर का आकलन जरूर करें, और गोचर का आकलन करते हुए आपको अष्टक वर्ग का उपयोग 100% करना ही पड़ेगा, वरना आप एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर दो वर्ड आएंगे। एक वर्ड आएगा भिन्नाष्टक वर्ग। अब भिन्नाष्टक वर्ग का मतलब हो गया ग्रहों के अलग अलग वर्ग। जैसे सूर्य का एक अष्टक वर्ग बनेगा, चंद्र का एक अष्टक वर्ग बनेगा, मंगल का अष्टक वर्ग बनेगा, इसी प्रकार लग्न तक सबके अष्टक वर्ग बनेंगे। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्नाष्टक वर्ग। और जब सबको मिक्स करके, सबको मर्ज करके, सबको एक साथ इकट्ठा करके एक वर्ग बनाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे? सर्वाष्टक वर्ग। अभी आप लोगों ने पीछे जो एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर मैंने सर्वाष्टक वर्ग का उपयोग किया था। तो दोनों के अपने अपने उपयोग हैं। अष्टक वर्ग जो जिसे हम लोग भिन्नाष्टक वर्ग बोलेंगे, वह प्रत्येक ग्रह का होगा और प्रत्येक ग्रह का कैलकुलेशन करने का तरीका अलग होगा। और जो सर्वाष्टक वर्ग होगा वो सारे के सारे ग्रहों के अष्टक वर्ग का एक कंबाइंड फॉर्म होगा। ठीक है, दोनों से अलग प्रकार की कैलकुलेशन की जाती है, अलग प्रकार के फलित होते हैं, जिसे हम लोग आगे समझेंगे। ये तो मैंने आपको, क्योंकि ये पहला वीडियो है, आपको एक बेसिक आइडिया दिया अष्टक वर्ग के बारे में। अब मैंने आपको बताया था या बोला था मैंने कि हम लोग अष्टक वर्ग का निर्माण भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्योंकि सबसे पहले सूर्य ही आएगा कि सूर्य के अष्टक वर्ग का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। बड़े ध्यान से आप लोग समझिए, आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग को बनाने के लिए आपको ये टेबल याद रखनी है। अब ये क्या है? देखिए, सूर्य किन किन स्थानों पर शुभ परिणाम देगा और कहाँ पर अशुभ परिणाम देगा, इसे याद रखना। तो देखिए, हम लोग केवल शुभ को याद रखेंगे, जो बच जाएंगे वो सारे के सारे अशुभ होंगे। तो यहाँ पर लिखा है कहाँ से, पहला हेडिंग है कहाँ से, दूसरा है शुभ स्थान और तीसरा है कुल। कुल मतलब कुल कितने रेखाएं वो देगा। इस टेबल में देखिए स्वयं लिखा है, तो स्वयं का मतलब है सूर्य। अब आप समझिए बात को कि सूर्य किन किन स्थानों पर शुभ परिणाम देगा। तो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि सूर्य लग्न में स्थित है। ठीक है, अब वो लग्न से किन किन स्थानों पर शुभ रेखाएं देगा। तो देखिए, पहले में देगा, फिर दूसरे में शुभ रेखा देगा, तीसरा नहीं आ रहा तो तीसरे में अशुभ बिंदु देगा, चौथा आ रहा है तो चौथे में शुभ रेखा देगा, फिर पांचवें छठे में अशुभ बिंदु देगा, फिर सातवें भाव में शुभ रेखा देगा, आठवें में, नवें में, 10वें में, 11वें में, इन सभी भावों में वो शुभ रेखाएं देगा और 12वें में वो अशुभ बिंदु देगा। इस प्रकार सूर्य कुल कितनी रेखाएं देगा खुद अपने से? तो वो कुल 8 रेखाएं देगा। इसी प्रकार चंद्र, मंगल, बुध सबका आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं इसे करके दिखाऊंगा तो आपकी समझ में आएगा। यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में कुल रेखाएं कितनी होती हैं? वो होती हैं 48। ठीक है, हर ग्रह के भिन्नाष्टक वर्ग में रेखाओं की संख्या अलग अलग होती है। तो अभी हम लोग क्योंकि सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के भिन्नाष्टक वर्ग में कुल रेखाओं की संख्या 48 मतलब 48 होती है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक कुंडली लेकर चलेंगे और उस कुंडली का उस कुंडली का सूर्य अष्टक वर्ग बनाएंगे।
ये कुंडली है जिसका अष्टक वर्ग मुझे बनाना है। ये वो टेबल है जो मैंने पीछे आपको दिखाई थी, जिसके अंदर लिखा है कि सूर्य आपको किन किन स्थानों पर शुभ बिंदु देगा। टेक्निक केवल एक है जिसे आप लोग समझें। मैंने इस टेबल का निर्माण किया है। इस टेबल में जो पहली रो है उसके पहले खाने को छोड़ दिया गया है, बाकी में 12 की 12 राशियों के नाम लिख दिए गए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन। और पहले कॉलम में 7 ग्रहों के और लग्न लिखा गया है। ठीक है, एक रेखा मैंने सेकंड नंबर पर ब्लैंक छोड़ी है और इसे मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। आपने इसी रेखा को सबसे पहले चेक करना है। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सूर्य अपने अष्टक वर्ग में खुद के लिए कहाँ कहाँ पर शुभ बिंदु देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं शुभ बिंदुओं को 1 से और अशुभ बिंदुओं को 0 से रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब जहाँ पर शुभता होगी वो 1 और जहाँ अशुभता होगी वहाँ पर 0। तो इसका ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कह दिया था कि चाहे आप खड़ी रेखा का उपयोग करें चाहे आप बिंदु का उपयोग करें, वो केवल सिंबॉलिक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर 1 और 0 का उपयोग कर रहा हूँ। फ़ायदा क्या इसका? इसका फ़ायदा ये है कि मुझे गिनती करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे सूर्य वाली रेखा को या सूर्य वाले रो को फिल करना है। लेकिन इससे पहले मैं फिल करूँगा उस रो को जो येलो कलर से हाईलाइटेड है। तो अभी मुझे केवल ध्यान सूर्य पर लगाना है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि सूर्य कौन सी राशि में है। तो सूर्य बैठा है 7 नंबर की राशि में। अब 7 नंबर की राशि का मतलब हो गया तुला। तो मुझे सूर्य की गणना तुला राशि से करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, तो वो कौन सा भाव होगा? तो वो गणना सूर्य से होगी। जब चंद्रमा के लिए निकालूंगा तो चंद्र से गणना करूंगा, जब मंगल के लिए निकालूंगा तो मंगल से गणना करूंगा। तो अब आप समझिए थोड़ा सा, सूर्य बैठा है 7वें नंबर की राशि में, तो इसे मैं सूर्य के लिए पहला भाव मानूंगा। ठीक है, और जो तुला राशि, ये जो येलो कलर की रो है, इसमें तुला राशि के नीचे 1 लिखूंगा। ठीक है, और 1 से गणना करूंगा। जब मैं राइट की तरफ चलूंगा तो तुला, उसके बाद वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। अब पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि मैंने तुला में 1 क्यों लिखा। मैंने तुला में 1 इसलिए लिखा क्योंकि तुला राशि में सूर्य बैठा है और जो मैं अष्टक वर्ग बनाने जा रहा हूँ या जिस रो को मैं फिल करने जा रहा हूँ वो सूर्य से है। ठीक है, तो तुला राशि में सूर्य बैठा तो मैंने वहाँ लिख दिया 1 और उसके बाद लेफ्ट में बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं लेफ़्ट से फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, तुला में 1 लिखा, इसके बाद राइट में गए, वृश्चिक के नीचे 2 आया, धनु के नीचे 3 आया, मकर के नीचे 4, कुंभ में 5, मीन में 6, और उसके बाद क्योंकि जगह नहीं है तो अब हम लेफ़्ट से एंट्री करेंगे। मेष के नीचे 7, वृषभ के नीचे 8, मिथुन के नीचे 9, कर्क के नीचे 10, सिंह के नीचे 11 और कन्या के नीचे 12। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मुझे ये देखना है कि सूर्य के शुभ स्थान कौन कौन है। तो एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 है। तो येलो लाइन में जहाँ 1 है उसके नीचे शुभ है, जो 2 है उसके नीचे भी शुभ आएगा, जो 3 है, क्योंकि 3 तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है ना, सूर्य के लिए जो 8 हमारे पास बिंदु हैं 1 2 4 7 8 9 10 11,
इसमें 3 तो है नहीं, तो 3 के लिए अशुभ बिंदु आएगा, 4 के लिए शुभ आएगा, फिर 5 और 6 के लिए अशुभ आएगा। तो मैंने शुभता को दर्शाने के लिए ग्रीन कलर का और अशुभता को दर्शाने के लिए रेड कलर का उपयोग किया है। देखिए जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ग्रीन जिन खानों को मैंने ग्रीन किया है वो कौन कौन से हैं। एक तो 1, क्योंकि तुला में 1 लिखा है तो 1 के नीचे वाला मैंने ग्रीन किया, 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। ये कौन से खाने हैं? ये जो सूर्य है ना, स्वयं लिखा है 1 2 4 7 8 9 10 11, इन सब में वो शुभ बिंदु देगा। तो इन्हें मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया। अब ग्रीन से पता लग रहा है कि यहाँ पर तो वो शुभ बिंदु देगा। अब जो बचे हुए खाने हैं, ऑब्वियस सी बात है 4 खाने बच गए, ठीक है, तो वहाँ पर वो अशुभ बिंदु देगा, तो उन्हें मैंने रेड कर दिया। अब आपकी समझ में अगर इतना आ गया है तो बताइए, ठीक है। अब जितने भी ग्रीन खाने हैं वहाँ पर वो शुभ बिंदु देगा, जिसे मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा, और जितने भी अशुभ खाने हैं, मतलब जिन्हें मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया है, उन्हें मैं 0 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं ग्रीन वालों में 1 और रेड वालों में 0 लिख देता हूँ। तो मैंने लिख दिया। इस प्रकार मुझे सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य वाली रो प्राप्त हो गई। इसी तरह अब मुझे चंद्र को प्राप्त करना है, ठीक। अब वो जो ऊपर येलो रो है वो केवल आपके लिए टेम्परेरी रो है, वो हर ग्रह के लिए, इसलिए मैं इसे ब्लैंक कर देता हूँ। मैंने ब्लैंक कर दिया। अब आप चंद्र को देखें। चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र बैठा है 1 नंबर की राशि में, 8वें भाव में 1 नंबर की राशि में चंद्र बैठा है। तो इसका मतलब है 1 नंबर से मैं 1 लिखना स्टार्ट करूँगा। 1 नंबर मतलब मेष, तो मेष राशि में मैं 1 लिखूँगा, उसके बाद मैं राइट में बढ़ता चला जाऊँगा। तो ये तो 1 से स्टार्ट होगा तो 12 पर जाकर ख़त्म होगा। तो मेष में 1 आएगा, वृषभ में 2, इस तरीके से बढ़ते हुए मीन में 12। तो लिख लेते हैं हम लोग पहले से, मैंने लिख दिया। अब मैं देखता हूँ चंद्र वाले रो में, जहाँ पर ये जो टेबल है मेरी, यहाँ पर चंद्र के सामने लिखा 3 6 8 11, मतलब इन वाले खानों में या इन वाले भावों में वो हमें शुभ रेखाएं देगा। तो 3 मतलब मिथुन के नीचे, 6 क्योंकि 6 नंबर आ रहा है कन्या के नीचे, 10 मतलब मकर के नीचे, 11 मतलब कुंभ के नीचे। इन भावों में वो आपको शुभ बिंदु देगा। तो इन भावों को तो मुझे ग्रीन कर देना चाहिए, और बाकी जो भाव बचेंगे उन्हें मैं रेड करूँगा। तो ये मैंने कर दिया। देखिए 3, क्योंकि चंद्र में 3 है तो 3 के नीचे मैंने ग्रीन किया। फिर चंद्र वाली रो में 6 भी है तो 6 के नीचे मैंने ग्रीन किया। 10 है तो 10 के नीचे मैंने ग्रीन किया। 11 है तो 11 के नीचे मैंने ग्रीन किया, और बाकी सब में रेड। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे ग्रीन वाले खाने हैं उनमें तो मैं 1 लिखूँगा, और बाकी सारे खाने जो रेड कलर के हैं उनमें मैं 0 लिखूँगा, ठीक है। तो लिख देते हैं, ये मैंने लिख दिया। इस प्रकार मुझे सूर्य के अष्टक वर्ग में चंद्रमा वाली रो भी प्राप्त हो गई। अब मुझे मंगल को देखना है। तो वही मैंने कहा था आपको, ये जो येलो कलर की मैंने रो ले रखी है ये टेम्परेरी है, केवल गणना को सुगम इजी बनाने के लिए मैंने इसका उपयोग किया है। तो इसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ मंगल। तो मंगल हमारा बैठा है कर्क राशि में, 11वें भाव में कर्क राशि में। तो इसका मतलब कर्क राशि में मैं 1 लिखूँगा, ठीक है। तो मैंने कर्क राशि में लिखना है 1। अब कर्क राशि के बाद आएगी सिंह, कन्या, तुला। तो पहले कर्क में 1 आएगा, फिर सिंह में 2, कन्या में 3, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मीन तक,
और जो नंबर मीन में आएगा उससे अगला नंबर मेष से एंट्री करेगा। तो देखिए ज़रा, कर्क में 1 आया, सिंह में 2, कन्या में 3, इस तरह बढ़ते गए। मीन में आया 9 और 9 के बाद 10, क्योंकि आगे तो जगह है नहीं तो वो कहाँ से एंट्री करेगा? मेष से। ठीक है, इस प्रकार आपके ये बिंदु सॉरी ये आपको भावों की गणना कर ली। कहाँ से भावों की गणना कर रहे हैं आप? मंगल से। तो पहला भाव मंगल के लिए क्या है इस वक्त? कर्क। ठीक है, अब मंगल के लिए एंट्री करते हैं। तो मंगल के लिए देखिए 1 2 4 7 8 9 10 11। तो जहाँ 1 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 2 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 4 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 7 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 8 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 9 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, और जहाँ 10 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, जहाँ 11 लिखा है उसके नीचे ग्रीन, और बाकी जगह रेड। देखिए अब आप चेक कर लीजिए, जिन खानों को मैंने ग्रीन किया है ये खाने वही हैं। जैसे 1 है तो 1 मतलब कर्क, कर्क के नीचे वाला खाना ग्रीन है। 2 तो 2 मतलब सिंह, क्योंकि येलो में 2 सिंह को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे भी मैंने ग्रीन किया। इस तरह मैंने हर उस खाने को ग्रीन किया जिन्हें मंगल इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो शुभ स्थान लिख रखे हैं ना मंगल के सामने, तो यहाँ पर मैंने इन्हें ग्रीन कर दिया, और बाकी जो बच गए उन्हें मैंने रेड किया। अब वही हमारा रूल, रेड वालों को मैं 0 और ग्रीन वालों को मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा। कर देते हैं तो मुझे सूर्य के अष्टक वर्ग में मंगल वाली रेखा भी प्राप्त हो गई। अब बुध की बात करते हैं। तो पहले ये येलो वाली रो को हम लोग इरेज कर लेते हैं। कर दिया। अब देखते हैं बुध के बारे में। तो बुध कौन से भाव में है? बुध है सेकंड भाव में, जहाँ सूर्य था वहीं पर है। तो इसका मतलब है तुला राशि में, मतलब तुला राशि में 1 लिखेंगे। प्रक्रिया आप समझ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बुध का मैंने अष्टक वर्ग लिख दिया। इसी प्रकार मैं गुरु का भी लिख सकता हूँ, शुक्र का भी लिख सकता हूँ, शनि का भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लग्न का आप एक बार और समझें। ठीक, तो लग्न तो ऑब्वियस सी बात है, लग्न है कन्या। तो कन्या मतलब 6 नंबर की राशि। तो 6 नंबर की राशि में येलो वाली रो में मैं 1 लिखूंगा, और उसके जब मैं तुला की तरफ बढ़ूंगा तो 2 3 4 5 6, और फिर जो बचेंगे नंबर वो मेष से एंट्री करेंगे। तो मैंने लिख दिए, कन्या में 1 लिखा क्योंकि लग्न में 6 नंबर की राशि बैठी है। ये नंबर लिख दिए। अब मैं देखता हूँ लग्न से सूर्य कौन कौन से स्थानों पर शुभ बिंदु देता है। तो देता 3 4 6 10 11 12। तो जो 3 नंबर मतलब येलो वाली लाइन में देखें वृश्चिक, तो वृश्चिक के नीचे ग्रीन। फिर 4 मतलब धनु के नीचे ग्रीन। फिर 6 मतलब कुंभ के नीचे ग्रीन। फिर 10 मतलब मिथुन के नीचे, 11 मतलब कर्क के नीचे, और 12 मतलब सिंह के नीचे। तो इनके नीचे मैं ग्रीन बॉक्स बनाऊंगा, और बाकी जो बच गए थे उन्हें मैंने कर दिया रेड। ठीक है, अब जहां पर ग्रीन है वहां पर 1 लिख देंगे, जहां पर रेड है वहां पर 0। ये मैंने लिख दिया। इस प्रकार आपने सूर्य के अष्टक वर्ग का निर्माण कर लिया। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। तो कुल मैंने कर लिया। तो देखें, अगर मेष की रेखाओं को मैं गिनता हूँ, सूर्य को 1 मिली, सॉरी मेष में 1 सूर्य ने दी है, 1 मंगल ने दी है और 1 शुक्र ने। इन सबको जोड़ें तो 3। इसी प्रकार वृषभ में 4, मिथुन में 6, कर्क में 5। इस तरीके से आपको रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये आपके सूर्य का अष्टक वर्ग बनाने की विधि थी। अब आप यहाँ पर बड़े आराम से देखकर बता सकते हैं कि जो सूर्य है वो मिथुन, कर्क, सिंह और कुंभ राशि में जब गोचर करेगा तो जातक को अच्छे परिणाम देगा, और जब वो मेष, तुला, वृश्चिक, धनु
और मकर में गोचर करेगा तो उसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। जबकि वृषभ और कन्या तथा मीन राशि में वो ना तो बहुत अच्छे परिणाम देगा और ना ही बहुत बुरे परिणाम देगा। तो इस प्रकार आप सूर्य के अष्टक वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग चंद्र के अष्टक वर्ग का निर्माण करेंगे। बाकी ग्रहों के अष्टक वर्ग आपको स्वयं बनाने होंगे। केवल हम लोग चंद्र के अष्टक वर्ग का, क्योंकि निर्माण विधि सबके लिए सेम है, इसलिए समय को मतलब वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। केवल एक निर्माण आपको चंद्र के अष्टक वर्ग का और करवाया जाएगा, उसके बाद आप स्वयं बनाएं। तो अगले वीडियो में हम लोग चंद्र के अष्टक वर्ग का निर्माण करेंगे और सर्वाष्टक वर्ग का निर्माण करेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फलित पर आ जाएंगे। ये मैंने ग्रीन और रेड से कर दिया है। जो ग्रीन वाले राशियां हैं वो आपको शुभ परिणाम देंगी, रेड वाली राशियां आपको अशुभ परिणाम देंगी, और ये जो ब्लू वाली खाने हैं, ये वाली जो राशियां हैं, ये आपको ना बहुत अच्छे परिणाम देंगी और ना ही बहुत बुरे परिणाम देंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।